बनारस में रहेगा वीवीआईपी मेहमानों का दौरा, काशी तैयार, राष्ट्रपति का इंतजार। सांसद जयाप्रदा को समन जारी, रामपुर कोर्ट में पूर्व सांसद जयाप्रदा को जारी किया समन। आज कोर्ट में पेश होने का आदेश। एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया एक और गैर जमानती वारंट। सीतापुर में मंत्री सुरेश खन्ना के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार, रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, बाल बाल बचे मंत्री, हादसे में दोनों कार सवार सुरक्षित। ज्ञानवापी विवाद में कोर्ट में आज सुना सकते हैं बड़ा फैसला, बेसमेंट की चाबी डीएम को सौंपने का आ सकता है आदेश। हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट में आज फैसले का है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज अहम सुनवाई, अब्दुल्ला आजम और तजीम की अपील पर कोर्ट आज करेगा सुनवाई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सुनाई है सजा। यूपी में धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर उतारने की कार्रवाई जारी, कानपुर में धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध लाउडस्पीकर उतरवाए गए, अधिकारी रहे मौजूद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ में, और अहम खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। राजभवन में ऑनलाइन सुना जाएगा संबोधन। विकसित भारत 2047 कार्यक्रम का में संबोधन, और सुबह 10:30 बजे के लगभग शुरुआत होगा और 10:30 बजे से 11:18 के लगभग तक प्रसारण होना है। और राजभवन से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल होंगी। 14 राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति इसमें हिस्सा लेंगे। रजिस्ट्रार एवं शिक्षक कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी, कुलपति, रजिस्ट्रार व शिक्षकों के साथ होगी चर्चा। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में भी सुना जाएगा कार्यक्रम। तो प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में भी कार्यक्रम सुना जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। तो यह खबर आपको बता दें, जहां पर 14 राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति हिस्सा लेंगे। अहम जानकारी, रजिस्ट्रार एवं शिक्षक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो रजिस्ट्रार एवं शिक्षक कार्यक्रम में शामिल होंगे। अहम खबर आपको हम बताते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में भी कार्यक्रम सुना जाएगा। और लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राजभवन में ऑनलाइन सुना जाएगा संबोधन। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बता दें, जहां पर डिवाइन अस्पताल की 27वीं वर्षगांठ आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और साथ ही बता दें कि दोपहर 3:55 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिसीव करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, द्रौपदी मुर्मू को रिसीव करेंगे रक्षा मंत्री। बड़ी जानकारी, दोपहर 3:30 बजे के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे और मंत्री राजनाथ सिंह विधायक स्वर्गीय आशुतोष टंडन के आवास पर भी जाएंगे। रात 8:30 बजे एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिसीव करेंगे। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी लखनऊ से। और विधायक स्वर्गीय आशुतोष टंडन के आवास पर भी जाएंगे रक्षा मंत्री। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके हैं। भरत, डिवाइन अस्पताल की 27वीं आज बैठक है, और उसके बाद आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। कई अहम जिम्मेदारियां और भी निभाएंगे। साथ ही आज जानकारी ये भी है कि स्वर्गीय आशुतोष टंडन के घर पर भी पहुंचेंगे। देखिए, बिल्कुल बता दें आपको कि डिवाइन हॉस्पिटल के स्थापना दिवस के 27वीं वर्षगांठ पर आज जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचेंगे। लगभग दोपहर 3:55 पर वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, और वहीं एयरपोर्ट से जब राष्ट्रपति लखनऊ पहुंचेंगे द्रौपदी मुर्मू, तो उनको वो रिसीव भी करेंगे। वीआईपी हैंगर में रिसीव करने के बाद हॉस्पिटल में जो कार्यक्रम है डिवाइन हॉस्पिटल, उसमें भी शामिल होंगे। साथ ही साथ जो विधायक स्वर्गीय आशुतोष टंडन के आवास भी जाएंगे और शोक व्यक्त करेंगे। जिस तरह से उनका निधन हुआ है, जिसके बाद अब वो लखनऊ आने के बाद उनके आवास जाएंगे, उनके परिवारजनों से मिलेंगे, और रात को 8:35 पर दिल्ली के लिए दोबारा वापस चले जाएंगे। मतलब दिल्ली द्वारा रवाना हो जाएंगे। फिलहाल ये आज एक दिन का कार्यक्रम है, जब वो लगभग बात
3:55 पर दोपहर में लखनऊ पहुंच रहे हैं राजनाथ सिंह जी। बिल्कुल, आज का एक विशेष प्लान रहने वाला है और जिस तरीके से आपने बताया कि कई जगहों पर जा रहे हैं, क्या रात्रि विश्राम जैसी कोई बात सामने आ रही है? क्योंकि आगे अन्य कार्यक्रम भी हैं, जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं। हालांकि आपने कहा कि दिल्ली रवानगी की बात सामने आ रही है, लेकिन क्या इन चीजों को देखते हुए ऐसा कुछ हो सकता है? उनका प्लान आया, डे प्लान पूरे तरीके से आया, वो यही आया है कि आज रात को लगभग 8:35 पर दिल्ली रवाना हो जाएंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले वो विधायक स्वर्गीय आशुतोष टंडन के आवास जाएंगे, जहाँ पर उनके परिवार जहाँ से मिलेंगे। अभी तक उनके रात को शाम रात को रुकने का कोई भी कार्यक्रम नहीं है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया भरत आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और यह हम खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 3:55 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर भाजपा शुरू करेगी विशेष अभियान। लोकसभा चुनाव में आबादी साधने के लिए अभियान शुरू करने की बात सामने आई है। भाजपा महिला मोर्चा नवरात्रि कार्यक्रम करेगा संचालित। कार्यक्रमों के तहत नव युवती सम्मेलन आयोजित होंगे। और बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर नए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अभियान की शुरुआत होगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, चुनाव के मद्देनजर अभियान की शुरुआत की बात सामने आई है। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर अभियान शुरू होगा। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर होगा अभियान शुरू, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 31 दिसंबर तक अभियान के जरिए किसानों को जोड़ेगी पार्टी। आम खबर आपको हम बता दें, फिलहाल यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से 23 दिसंबर से चलो गांव की ओर अभियान चलाए जाने की बात सामने आ रही है। तो फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता दें, 31 दिसंबर तक के बाद चौधरी चरण सिंह की जयंती पर शुरू होगा अभियान। और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता गांव-गांव में करेंगे पार्टी का प्रचार। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, 23 दिसंबर से चलो गांव की ओर अभियान की शुरुआत हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष जी, लोकसभा चुनाव की तैयारी के चलते अब ये अभियान शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस अभियान के जरिए किसानों को जोड़ने की कवायद जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो 225 विस्तारकों को इसमें जो है ट्रेन किया जा रहा है। उसके अलावा जो है तो मनीष जी से संपर्क टूट गया है। और 31 दिसंबर तक आपको बता दें कि अभियान की बात सामने आ रही है। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता गांव-गांव में करेंगे पार्टी का प्रचार। यहाँ हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर बीजेपी ने तैयार की है 225 विस्तारकों की फौज। 80 सीटों पर जीत के लिए 225 विस्तारकों की फौज तैयार की है। और विधानसभा विस्तारकों को संगठन ने दिया निर्देश। 2 दिन से चल रहे प्रशिक्षण में दिए गए अहम निर्देश। कमजोर बूथों को मजबूत बनाने के दिए गए निर्देश और नेतागिरी और प्रत्याशी चयन से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। 2024 चुनाव के लिए विस्तारकों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के विस्तारकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नेतागिरी और प्रत्याशी चयन से दूर रहने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। तो 2024 चुनाव के लिए विस्तारकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के विस्तारकों को प्रशिक्षण दिए जाने की बात सामने आई है। आम खबर लखनऊ से, बीजेपी ने तैयार की 225 विस्तारकों की फौज। तो बीजेपी की ओर से फौज तैयार कर ली गई है। मनीष पांडे जी हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं। मनीष जी, जिस तरीके से बीजेपी की ओर से एक नई फौज तैयार की जा रही है और बताया जा रहा है कि इनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, क्या लग रहा है 2024 के लिहाज से ये जो तैयारी है ये कितनी कारगर इनके लिए साबित होने वाली है? देखिए, निश्चित रूप से जो 80 सीटें हैं, 80 सीटों को लक्ष्य बना के बीजेपी चल रही है। विस्तारकों की ट्रेनिंग की जा रही है। पिछले 2 दिन से प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। बड़े बड़े नेता बुलाए गए हैं जो अपने अनुभवों को अपने साझा कर रहे हैं, उन्हें ट्रेन कर
रहे हैं और तमाम जो अभियान है लोकसभा चुनाव को लेके वो शुरू हो रहे हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण अभियान है कि एक 225 विस्तारकों की भारतीय जनता पार्टी फौज तैयार कर रही है। इसमें लोकसभा चुनावों को लेकर अगर देखा जाए तो जो अभी जो प्रशिक्षण चल रहा है, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के विस्तारकों का प्रशिक्षण चल रहा है। इनका काम होगा कि जो बीजेपी के जो कमजोर बूथ हैं उन बूथों पर जाएं, उन बूथों को मजबूत करें, वहाँ के जो वोटर्स हैं उनको अपने सेवन करें, उनको सरकार की योजनाएं और सरकार के साथ जो जोड़ने की कोशिश करें, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उन्हें समझाने की कोशिश करें। तो निश्चित रूप से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जब अगर किसी कोई चुनाव जीतती है तो उसी दिन से वो अगले 5 साल की तैयारी करना शुरू कर देती है कि 5 साल में किस तरीके से कनेक्ट करना है। और ये जो विस्तारक बनाए जा रहे हैं, इन विस्तारकों को जो बूथों पर भेजा जाएगा वो बाकायदे तमाम वो अपना सर्वे करके उसकी रिपोर्ट देंगे और उसके हिसाब से जो है जो लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी उतारेगी या लोकसभा चुनाव में जो वायदे किए जाएंगे या लोकसभा चुनाव में किस एंगल पर चुनाव उस क्षेत्र में लड़ना है, ये तमाम चीजें उनके इनपुट पर रिपोर्ट बनाने के आधार पर पार्टी तैयार करेगी। बिल्कुल, यानी अभी से कहीं ना कहीं 2024 की जो तैयारी है वो शुरू करती गई हो और ये 24 के वक्त सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। इन विस्तारकों की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर बहुत कुछ होने वाला है। मनीष जी बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अन्य खबरों पर अपडेट लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर नेतागिरी और प्रत्याशी चयन से दूर रहने के निर्देश जारी किए जाने की बात सामने आई है। आम जानकारी आपको बता दें, 2024 चुनाव के लिहाज से विस्तारकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और बड़ी जिम्मेदारी भी इन विस्तारकों के कंधों पर अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र के विस्तारकों को प्रशिक्षण दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी ने अपने 225 विस्तारकों की फौज तैयार कर ली है। और खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे उससे पहले इस बीच आपको एक अहम जानकारी वाराणसी से बताते हैं। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ज्ञानवापी याचिकाकर्ता हरिहर पांडे का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब निधन की बात सामने आ रही है। बीएचयू में किडनी का चल रहा था डायलिसिस, लेकिन इस बीच निधन हुआ और इलाज के दौरान हरिहर पांडे का निधन हुआ। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस बीच अहम जानकारी हम आपको बता दें, जहां पर स्वयंभू आइडल आदि विश्वेश्वर केस में वो वादी थे और उनका निधन होने की बात सामने आई है। ज्ञानवापी प्रकरण में 32 साल पहले उनकी ओर से केस दाखिल किया गया था। तो वाराणसी से खबर, जहां सोमनाथ व्यास, रामनारायण शर्मा, संगमलकर उन्होंने केस किया था और एक लंबे वक्त से ये केस चल रहा था। मुकदमे में मस्जिद की जगह पर मंदिर का दावा उनकी ओर से इस केस में किया गया था। वाराणसी से एक खबर, जहां पर ज्ञानवापी याचिकाकर्ता हरिहर पांडे का निधन हुआ है। तो ये खबर सामने आई है, जहां तबियत बिगड़ने के बाद बताया गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और इलाज के दौरान हरिहर पांडे का निधन हुआ। स्वयंभू आइडल आदि विश्वेश्वर केस में भी वो वादी थे। यह अहम खबर आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। वाराणसी से, तो वाराणसी से खबर, जहां तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और पीएचयू में किडनी का चल रहा था डायलिसिस। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इलाज के दौरान हरिहर पांडे का निधन हुआ। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्वयंभू आइडल आदि विश्वेश्वर केस में वादी थे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। ज्ञानवापी प्रकरण में 32 साल पहले दाखिल किया था केस। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में फोन लाइन पर विक्की डे जुड़ चुके हैं। विक्की, हरिहर पांडे के निधन की बात सामने आई है। कई बड़े मामलों में हम कह सकते हैं कि उनकी ओर से जो केस है वो दर्ज करवाया गया था। फिलहाल जो इस पूरे मामले में उनके समर्थक थे, बताया जा रहा है उनमें शोक की लहर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दें कि काशी की ज्ञानवापी परिसर से मस्जिद हटाने का जो केस था, लड़ने वाले हरिहर पांडे का निधन कल बीते दिन हो गया है कुछ, और उनकी तबीयत जो है ठीक नहीं थी। कुछ समय से बीएचयू में स्थित सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 77 साल की उम्र में जो है उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका 1991 में जो है ज्ञानवापी से मस्जिद को हटाने के लिए वो सिविल कोर्ट में एक
मुकदमा दायर किया था, जिसका वो लगातार केस कर रहे थे। और उन्हीं केस में से जो उनके सोमनाथ व्यास जो उनके साथी थे और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामचंद्र शर्मा जी उनके साथी थे। तो लंबे समय से जो है ज्ञानवापी जो इसमें बहुचर्चित मामला है, इसमें जो मुख्य इसमें याचिकाकर्ता जो है इतने लंबे वर्षों से उन्होंने लगातार इसमें लड़ाई की, जिसके चलते और उसमें लंबी बीमारी के चलते जो है 35 साल जो केस को जो हुआ था लड़ते हुए, और जिसके बाद जो है कल यानी कि रविवार को जो लंबे बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। जी शुक्रिया विकी आपका अधिक जानकारी के लिए। तो इलाज के दौरान हरिहर पांडे का निधन होने की बात सामने आई है। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां 23 दिसंबर से चलो गांव की ओर अभियान की बात सामने आ रही है। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर अभियान की शुरुआत होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर यह अभियान शुरू किया जा रहा है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। और 31 दिसंबर तक अभियान के जरिए किसानों को जोड़ेगी पार्टी। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर पार्टी का प्रचार करेंगे और इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें किसानों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर जहां पर इस अभियान की शुरुआत किए जाने की बात सामने आई है और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर पार्टी का प्रचार करेंगे। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर चौधरी चरण सिंह की जयंती पर शुरू होगा अभियान। तो चौधरी चरण सिंह की जयंती पर अभियान शुरू होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर शुरू होगा अभियान। अहम खबर आपको हम बता दें। और 31 दिसंबर तक यह अभियान चलेगा। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टिकट के लिए दावेदारों की दौड़ शुरू हो गई है। भाजपा विधायक के निधन से खाली हुई है सीट। दावेदारों ने बैनर होर्डिंग्स लगाकर दावेदारी ठोकी है। पूर्वी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की संभावना। अवध क्षेत्र के उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा, श्वेता सिंह, प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेयी, आलोक अवस्थी का नाम चर्चा में तेज हो गया है। भोजपुरी समाज से प्रभुनाथ राय भी दावेदारी के रेस में है और प्रदेश सह संयोजक अनुराग उप श्रीवास्तव भी दावेदार है। पूर्व एमएलसी के बेटे सुनील मिश्रा और जीडी मिश्रा भी दावेदारी ठोक रहे हैं। और टिकट के कई दावेदारों में राजनाथ सिंह से भी इन्होंने मुलाकात की है। टिकट के कई दावेदार हैं जो राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। और बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर, जहां भोजपुरी समाज से प्रभुनाथ राय भी दावेदारों की रेस में चल रहे हैं। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, एक सीट खाली हुई है भाजपा विधायक के निधन के बाद, जिसके बाद से लखनऊ में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कई दावेदारी ठोक रहे हैं, होर्डिंग पोस्टर्स भी कई लोगों ने लगा दिया है। लेकिन सबसे अहम कि राजनाथ सिंह से मुलाकात की भी कुछ बात सामने आ रही है। इसमें क्या सच है और क्या लग रहा है कि क्या किस पर विश्वास पार्टी की ओर से दिखाया जा सकता है? देखिए, लखनऊ की जो पूर्वी विधानसभा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन यहाँ से विधायक रहे हैं। उनके बेटे गोपाल जी टंडन की अभी हाल में ही अभी निधन हुआ, जिसके बाद ये सीट खाली हुई है। हालांकि जो दावेदार हैं, दावेदार उनके नाम तो सामने आ गए हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, हीरो वाजपेयी और आलोक अवस्थी। उसके अलावा जो अवध क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं राजीव मिश्रा, महिला नेत्री हैं श्वेता सिंह, प्रभुनाथ राय जो भारतीय भोजपुरी विकास परिषद करके एक संगठन चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उसमें के काफी करीबी हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी दावेदारी ठोकी है। और क्षेत्र में अगर आप जाके पूर्वी विधानसभा की तो इन तमाम लोगों के बैनर होर्डिंग पोस्टर भी लगे हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि लालजी टंडन का परिवार इस सीट पर लगातार रहा है और लालजी टंडन बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में रहे हैं और उनका एक अलग मुकाम है पार्टी में। तो अब चूंकि राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद हैं, कहीं ना कहीं उनके संसदीय क्षेत्र की विधानसभा में अगर कोई प्रत्याशी फाइनल किया जाता है तो जाहिर तौर पर रक्षा मंत्री है पार्टी में, उनका भी बहुत बड़ा कद है। तो उनकी रायशुमारी इसमें पार्टी जरूर लेगी कि किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। लेकिन ये तमाम दावेदार आ गए हैं। तो बस अब ये देखना होगा कि क्या जो ये नए दावेदार आते
हैं उन नए दावेदारों में से किसी को टिकट दिया जाता है या कोई नया चेहरा आता है, या फिर उनकी उसी परंपरा को, लालजी टंडन के परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाकर उन्हीं के परिवार के किसी और सदस्य को बीजेपी यहाँ टिकट देती है। बिल्कुल, पार्टी किस पर अंतिम मोहर लगाती है देखना बहुत अहम होगा। नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट हो दर्शकों के साथ में साझा करिएगा। शुक्रिया आपका मनीष जी, हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश सह संयोजक अनुराग और ओपी श्रीवास्तव भी दावेदार हैं। यह खबर आपको हम बता रहे हैं। पूर्व एमएलसी बेटे सुनील मिश्रा और जीडी मिश्रा भी दावेदार है। कई नाम सामने आ रहे हैं, यह जानकारी आपको हम बता रहे थे। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी, जहां पर आईएसआई को सेना की गोपनीय सूचना देने का मामले में एटीएस ने बढ़ाया जांच का दायरा। पाकिस्तानी नंबरों और बैंक खातों की जांच कर रही एटीएस, जासूसी करने वालों ने दी थी एटीएस को अहम जानकारियां। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमृत गिल, रियाजुद्दीन, इजराहुल से पूछताछ जारी। पूछताछ के बाद एटीएस हुई और सक्रिय। एटीएस जुटा रही आईएसआई डिटेल्स, और आपको बता दें कि आईएसआई एजेंट्स के बैंक खातों की डिटेल्स अब एटीएस ने जुटानी शुरू कर दी है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जासूसी करने वालों ने एटीएस को हम आपको बता दें सुराग दिए। अमृत गिल, रियाजुद्दीन, राहुल से पूछताछ अभी भी जारी है और पूछताछ के बाद एटीएस सक्रिय हो गई है। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मनीष जी, एटीएस आईएसआई एजेंट्स के बैंक खातों की डिटेल्स जुटा रही है, अब दायरा जांच का और बड़ा हो गया है। क्या लग रहा है इस पूरी जांच के बाद कई अहम चीजें, कई अहम सुराग निकलकर सामने आ सकते हैं? मनीष जी, आवाज मिल रही है आपको? तो मनीष जी की आवाज नहीं आ रही है। यह बड़ी जानकारी आपको बता दें, जासूसी करने वालों ने एटीएस को अहम जानकारियां दी थी। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, और एटीएस को अहम जानकारियां दिए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है रालोद। पूर्व के बूथों की तरफ बढ़ाए रालोद ने कदम। आरएलडी अगले साल आयोजित करेगा सम्मेलन और बैठकें। रालोद, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज में बैठकें। लोकसभा सीटों को 3 श्रेणी में बांटकर बनाई जाएगी रणनीति। 12 से 23 जनवरी तक निकलेगी युवा संकल्प यात्रा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती तक निकलेंगी यात्रा। युवा, किसान, लोकतंत्र, संविधान बचाओ सम्मेलन। 12 फरवरी से 28 फरवरी तक मंडल स्तरीय सम्मेलन होंगे। भाईचारा सम्मेलन होंगे और सामाजिक न्याय सम्मेलन भी होंगे। महिला और मजदूर सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे पार्टी की ओर से। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कई सारी यात्राओं की भी बात सामने आ रही है। इसके साथ ही कई सम्मेलन भी किए जाएंगे। युवा, किसान, लोकतंत्र, संविधान बचाओ अभियान की भी शुरुआत होगी। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी। जहां ये सभी अभियान चालू किए जाने की बात सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। गाजियाबाद से खबर, जहां 500 से ज्यादा लोग साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। 5.5 करोड़ की रकम खातों में फ्रीज कराई गई और 124 लोगों ने रकम वापसी के लिए लिया कोर्ट का सहारा। 53 मामलों में कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट मांगी है और पुलिस अधिकारियों ने रकम वापस होने का दावा किया। 111 लोगों की 2.34 करोड़ से ज्यादा की रकम वापस दिलाई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां रकम वापस दिलाए जाने की बात सामने आई है। और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 111 लोगों की 2.34 करोड़ से ज्यादा की रकम वापस दिलाए जाने की बात सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां प्रदेश भर में चलेगा अभियान। हर टीबी मरीज का रजिस्ट्रेशन होगा। तो हर टीबी के मरीज का रजिस्ट्रेशन होगा और 7 से 14 दिसंबर तक होगा रजिस्ट्रेशन। 15 दिसंबर तक खाते में पोषण राशि भेजने के निर्देश। निश्चय पोषण योजना के तहत ये कदम उठाए जाने की बात सामने आई है।
तो हर महीने मरीज के खाते में भेजे जाएंगे पैसे और 500 रुपये भेजे जाने की बात सामने आई है। चलिए अहम खबर आपको हम बता दें, 1.47 लाख मरीजों के खाते में पहली किश्त निक्षय दिवस में भेजी जाएगी और यह अहम खबर आपको हम बता दें। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर हर महीने पैसे भेजे जाने की बात सामने आई है। स्वास्थ्य केंद्रों पर हर 15 तारीख को लगता है निक्षय दिवस। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बस अड्डों में घट रही है यात्रियों की संख्या। चारबाग आलमबाग परिक्षेत्र बस अड्डों की गई समीक्षा। रोडवेज में यात्री लोड फैक्टर में 17% की आई कमी। चारबाग में यात्रियों की संख्या में 3% गिरावट की बात सामने आई है। अवध बस डिपो में 1% गिरावट। कैसरबाग बस अड्डे से 6% गिरावट दर्ज की गई है। आलमबाग बस अड्डे से 3% गिरावट की बात सामने आई है। तो यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यात्रियों की संख्या में गिरावट की बात सामने आई है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।